नमस्कार। 15 जुलाई 2026 को जो है वो HPRC के द्वारा जो है वो हिंदी टीचर का पेपर कंडक्ट किया गया था। इसकी एक शिफ्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम दूसरी शिफ्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन इस दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर पहली शिफ्ट आपने नहीं देखी है तो वो पिछले कल ही डिस्कस की गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। जहाँ जहाँ से डिटेल में जानकारी हम ले सकते थे वहाँ से हमने डिटेल से भी डिस्कस किया है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस डाटा रिलीज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया बट द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बोलते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी जनगणना आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस प्रशासनिक जिले का भौगोलिक क्षेत्र न्यूनतम है किंतु जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताना है जिसकी जो है वो पॉपुलेशन तो सबसे कम है परंतु डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। आए दिनों हम पढ़ते रहते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसकी जो है वो पॉपुलेशन हिमाचल में सबसे कम है, परंतु अगर दूसरी ओर इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी पूरे हिमाचल में इसकी सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर की डेंसिटी हमने अभी थोड़े दिन पहले जो है वो मिशन एलाइड में पढ़ी भी थी, जो HPGK का मिशन एलाइड है, कि हमीरपुर की जो डेंसिटी है वो 407 इसकी डेंसिटी आती है। और इसके एरिया के बारे में जब भी हमने पढ़ा है तो एरिया भी इसका सबसे कम है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। तो इसका एरिया भी ध्यान रखना है, इसकी डेंसिटी भी ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं पूरे हिमाचल की तो हिमाचल की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 123 हिमाचल की डेंसिटी है। अगर हम हिमाचल के एरिया की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार या फिर 1972 से लेकर अब तक जो है वो हिमाचल का एरिया अनचेंज्ड है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन हिमाचल की 68,64,602 है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका एरिया तो सबसे ज़्यादा है परंतु पॉपुलेशन सबसे कम है। तो एरिया सबसे ज़्यादा जो है वो लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 13,841 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इसकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन पूरे हिमाचल में सबसे कम है, 31,564 इसकी पॉपुलेशन है। ये सारा का सारा डाटा जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कोट किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, मसरूर रॉक कट टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ एलोरा ऑफ हिमालयज इज रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो बोलते हैं कि ये जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है ये हिमाचल का एलोरा भी इसको बोलते हैं वास्तुकला की दृष्टि से किस शैली का प्रतिनिधित्व करने वाले स्मारक के रूप में सर्वोत्तम इसको जो है वो माना जाता है। जब भी हमने जो है मंदिरों के बारे में पढ़ा है तो हमने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये मंदिर पढ़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये मसरूर रॉक का टेम्पल भी जो है वो आते हैं, जिनको एलोरा ऑफ हिमालयस भी जो है वो बोला जाता है। अगर इसके हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर बोलते हैं कि दक्कन मंदिर वास्तुकला की वेसरा शैली, ऐसा तो हिमाचल में कोई मंदिर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, ये भी गलत है। आगे बोलते हैं उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की नागर शैली, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, स्पष्ट तौर पर पढ़ा हुआ है कि ये जो मसरूर का रॉक का टेम्पल है ये 7th 8th सेंचुरी में जो है वो बनाया गया, नगारा स्टाइल में इसको बनाया गया। तो यही ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी बड़ा वेग है, मध्यकालीन वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली, ऐसा भी कोई मंदिर हम नहीं देखते। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के इस मंदिर की बात कर रहे हैं तो इतना तो आपने जान लिया कि ये मंदिर जो है वो 7th 8th सेंचुरी का बना हुआ मंदिर है। ललित आदित्य के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। एलोरा ऑफ हिमाचल इसको जो है वो बोलते हैं। मसरूर रॉक का टेम्पल लगभग 15 श्राइन्स का जो है वो ग्रुप है, ये भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। इसका आर्किटेक्ट स्टाइल तो आप ध्यान रखेंगे ही। कांगड़ा में एक और इम्पोर्टेंट फेमस शिवा टेम्पल आता है जो बैजनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बैजनाथ मंदिर आपने ध्यान रखना है कि बैजनाथ मंदिर जो है वो 2 भाइयों के द्वारा बनवाया गया था, लगभग 1204 ईस्वी के आसपास आहुका और मनुका के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। और ये भी ध्यान रखें सीकर स्टाइल में ये मंदिर जो है वो बना हुआ है, उस स्टाइल को जो है ये डिपिक्ट करता है। राजा संसार चंद जब आए तब उन्होंने भी इस मंदिर को रेनोवेट करने के लिए कुछ पैसे जो था वो दिए थे। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है वो माता ज्वालामुखी का मंदिर भी आता है, चामुंडा देवी माता का मंदिर भी जो है वो आता है। ये अदर फेमस टेम्पल भी जो है वो कांगड़ा में आते हैं। माता ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर जो है वो कांगड़ा में जो है वो आता है। आप कमेंट कर बताएंगे कि ज्वालामुखी मंदिर को जो है वो किसने लूटा था, उसकी किताबों को किसने लूटा था और कब लूटा था, वो आप कमेंट कर बताएंगे। अगर
अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है। मिशन अलाइड में हम ऐसी चीज़ें रिवाइज करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द लोएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हेड काउंट रेशो अंडर NFHS 5। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 की बात जो है वो की जा रही है। बोलते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बोलते हैं का जो भारत का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें बोलते हैं एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 2021 का जो है उसके तहत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो बहुआयामी गरीबी का हेड काउंट अनुपात है वो सबसे कम दर्ज किया गया है। देखिए, अगर आपने हमारी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की हुई है तब वहाँ पर भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। जनरल अवेयरनेस की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 7 में पहला ही क्वेश्चन देखना। उसमें हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, हमने स्पष्ट तौर पर डिस्कस किया हुआ है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो है वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर कहाँ पर है, वो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो वो हमने पढ़ा था कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और उसी एक्सप्लेनेशन में मैंने ये भी बताया था कि सबसे कम कहाँ पर है। तो यहाँ पर लोएस्ट पूछा गया है, लोएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हेड काउंट रेशो कहाँ पर है, तो वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, और डिस्ट्रिक्ट शिमला ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने उसमें स्पष्ट तौर पर ये पढ़ा हुआ है कि चंबा में जो है जो मल्टी डायमेंशनल पुअर है, मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल हैं वो कितने हैं, उनकी हेड काउंट रेशो जो है वो 9.99% है। और हमने शिमला की सबसे कम पढ़ रखी है, तो शिमला की हमने कितनी पढ़ रखी है, शिमला की हमने जो है वो 3.09% जो है वो पढ़ रखी है। उसी वीडियो में ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम एक और क्वेश्चन बात करते हैं, क्योंकि इतना ही हमने नहीं पढ़ा है, हमने थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा हुआ है टेस्ट सीरीज में। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो कि हेड काउंट रेशो है वो हिमाचल की कितनी है 2019 से 2021 के बीच में, तो वो 4.93% है। ठीक है, 4.93% है, तो वो भी हमने पढ़ा हुआ है। ये इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनके नोट्स में आपने जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगी वो आपने इंपॉर्टेंट नोट की है या नहीं की है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जिन्होंने की हैं वो 100% परफॉर्म कर आते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन हज़ारों बार यूट्यूब पर डिस्कस हमने किया है कि हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी अक्षांश है वो कितना है, तो वो 30 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ से 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ की ओर हमने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जब भी हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड की बात भी हम साथ में कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड भी हिमाचल का देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड है हिमाचल प्रदेश का 75 डिग्री 47 मिनट ईस्ट से लेकर जो है ये 279 डिग्री 04 मिनट ईस्ट की ओर जो है ये है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ से सिंपल याद रखना है। बेसिक एक एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से ये मानकर चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का भी जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। तो शिमला का लैटिट्यूड आपने ध्यान रखना है कि 31.10 डिग्री नॉर्थ से 77.17 डिग्री ईस्ट की ओर जो है ये है। अगर पूछा जाए तब आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच लेजिस्लेटिव मेजर प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट बाउंड्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्रीज डिटरमाइन हुई हैं वो कहाँ से हुई हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश बना तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से बना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जो है वो हिमाचल की बाउंड्रीज डिटरमाइन हुई। कुछ पंजाब के क्षेत्र हिमाचल में ट्रांसफर किए गए, और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1971 में, वो 1971 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उससे पहले स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 जो है वो पारित किया गया पार्लियामेंट से। ये 18 दिसंबर को जो है वो किया गया था 1970 में। फिर 1971 में ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि हिमाचल का जो है वो भारत का जो है वो एक स्टेट बनता है। ठीक है, तो वो अनाउंसमेंट जो है वो वहाँ से जो है वो कर दी गई। अच्छा, कौन से नंबर का स्टेट जो है वो हिमाचल जो है वो बना था भारत का, वो कमेंट कर आप बताएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन हिमाचल प्रदेश इज एसिडिक एंड कंटेन्स लो परसेंटेज ऑफ ह्यूमस। तो बोलते हैं कि हिमाचल की ऐसी कौन सी मिट्टी है जो एसिडिक भी है और जिसमें लो परसेंटेज ऑफ ह्यूमस जो है वो होता है।
तो ये जो है वो पॉडजोलिक सॉइल जो है वो आती है। हमने टेस्ट सीरीज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक सॉइल वाली टेस्ट सीरीज हमने अलग से पढ़ी हुई है वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि जो हिमाचल में मिड हिल्स में सॉइल पाई जाती है वो कौन सी है, तो वो पॉडजोलिक सॉइल जो है वो आती है। और यही सॉइल है जिसमें एसिडिक कंटेंट थोड़ा सा एसिडिक कंटेंट पाया जाता है और लो परसेंटेज ऑफ ह्यूमस भी जो है वो जिसमें होती है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलते हैं एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ लाहौल स्पीति विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर। तो डेप्यूटी कमिश्नर के डीसी जो स्टेट के होते हैं, यहाँ पर तो लाहौल स्पीति की बात की गई है, परंतु किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डीसी अगर आप देखेंगे तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ये दिखता काम है। यहाँ पर बोलते हैं प्रिजाइडिंग ओवर द कमर्शियल ट्रेड डिस्प्यूट एंड इशूइंग द कॉर्पोरेट बिजनेस लाइसेंस। देखिए ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है, तो ये गलत हो गया। आगे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल टू प्रमोट टूरिज्म। टूरिज्म को प्रमोट करना, परंतु मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये भी नहीं आती। ठीक है, आगे बोलते हैं ऑडिटिंग द एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड ऑफ ग्राम पंचायत एंड लोकल बॉडीज, उनका भी ये प्रॉपर काम नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बाय सुपरवाइजिंग द पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स, तो ये उनका मुख्य काम आता है। ताकि कोई सा भी स्टेट आ जाता है, यहाँ पर तो लाहौल स्पीति की बात कर ली गई, परंतु कहीं पर भी डीसी का ये काम आ जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन करें और लोकल जो पुलिस है प्रोसिक्यूशन है उन डिपार्टमेंट्स को भी जो है वो सुपरवाइज वो करें। ठीक है, तो यही ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच जियोग्राफिकल फैक्टर प्राइमरली डिटरमाइंस द वेरिएशन इन द ऑनसेट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून अक्रॉस द हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक पूरे हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत, तीव्रता तथा अवधि में भिन्नता को निर्धारित करता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक कारक हैं उनको अगर आप देखेंगे तो मॉनसून को जो मॉनसून की ड्यूरेशन होगी, इंटेंसिटी होगी, उसको डिटरमाइन करने वाला कारक कौन सा है। पहले बोलते हैं लैटिट्यूडल पोजीशन नियर द ट्रॉपिक्स, या फिर एल्टीट्यूड एंड डिस्टिंक्ट माउंटेन रेंजेस, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द इनलैंड डिजर्ट रीजन, या फिर प्रॉक्सिमिटी टू साउदर्न कोस्टल प्लेन्स। तो यहाँ पर आपको क्या क्या जेन्युइन लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में लैटिट्यूड की बात की गई है, ट्रॉपिक्स के नज़दीक, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे में हिमाचल में एल्टीट्यूड और जो एल्टीट्यूड है यहाँ का, हाइट है यहाँ की, ऊंचाई है यहाँ की, और डिस्टिंक्ट माउंटेन रेंजेस हैं, अलग अलग ऊंचाई की जो माउंटेन रेंजेस हैं उनकी बात की गई है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिमाचल के लिए कि यहाँ की मानसून को जो है ये निर्धारित करे, तो ये ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आसान था, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन HPRC ऐसे क्वेश्चंस बना ले, अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की है, अच्छे से पढ़ा है, तब आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइमली आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने इस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, खुद को चेक कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने हिंदी का पेपर दिया था हमारे साथ जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज में भी जुड़े हुए थे, उनके कमेंट्स आपने भी पढ़े होंगे, कुछ एक तो मैंने शेयर भी किए थे, कुछ एक आगे कर देंगे, परंतु वहाँ से डायरेक्शन का पता चलता है कि सही डायरेक्शन है भी या नहीं है। आप सही डायरेक्शन में चले हैं तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस होता है, उस कॉन्फिडेंस के साथ ही तैयारी होनी चाहिए। खैर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन सतलुज रिवर इज ऑपरेटेड एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN लिमिटेड। तो कौन सी ऐसी परियोजना है जिसको जो है वो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के माध्यम से जो है वो संयुक्त रूप से जो है वो संचालित कर रही है। क्या नाथपा जाखड़ी है, क्या चमेरा है, क्या भाखड़ा बांध है, क्या करछम बांगटू परियोजना है। देखिए यहाँ पर अलग अलग परियोजनाएं दी गई हैं। ये जो सतलुज नाथपा जाखड़ी परियोजना है ये SJVN के द्वारा ही जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। चमेरा परियोजना डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है और इसको SJVN जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। हमने बहुत बार ये चीज़ पढ़ी है, ये NHPC के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। किसके द्वारा? NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। भाखड़ा नंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो BBMB के द्वारा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। करछम वांगटू परियोजना आ जाती है
तो वैसे ओरिजिनली जो इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है वो जेपी ग्रुप इसको एग्जीक्यूट जो है वो करता है। तो बात क्लियर है यहाँ से कि नाथपा झाकड़ी परियोजना को जो है ये एग्जीक्यूट करता है स्टेट सेंटर एसजेवीएन की हेल्प से। तो यही ऑप्शन है, सही आंसर इसका होगा। आगे बोलते हैं अंडर द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 विच प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो बोलते हैं कि जो बोलते हैं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है वो बोलते हैं दिल्ली में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो हिम कनेक्ट कर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आगे बोलते हैं हु वॉज नेम्ड द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन्स एट द बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026। तो बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2025 में बेस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी का खिताब दिया गया है वो स्मृति मंधाना को दिया गया है। ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था। आगे बोलते हैं इफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द हिमाचल प्रदेश इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली विदाउट अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर व्हाट वुड बी लाइकली बजटरी इम्पैक्ट। तो बोलते हैं कि यदि हिमाचल प्रदेश का जो गैर कर राजस्व व्यय है उसमें बोलते हैं समानुपाती वृद्धि के बिना अत्यधिक बढ़ जाता है तो बोलते हैं इसका जो संभावित बजटीय प्रभाव है वो क्या होगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर हिमाचल का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज भी होता है परंतु जो खर्चा है ना वो नहीं बढ़ता, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा बजट के ऊपर। देखिए इम्पैक्ट सीधा सा ये है कि उससे जो है वो क्या होगा, उससे स्टेट का रेवेन्यू थोड़ा सा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और फिस्कल डेफिसिट भी जो है वो रिड्यूस होगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट क्या होगी, बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट विल इंक्रीज, कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो इंक्रीज होगा, नहीं वो तो इंक्रीज नहीं होगा, तो ये गलत है। बजट सरप्लस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, की जो बजटीय अधिशेष है वो बढ़ने की संभावना है। ये फिर डेप्ट बर्डन विल इंक्रीज, तो डेप्ट का तो इंक्रीज होने का कोई चांस नहीं है, ये गलत है। कैपिटल रिसिप्ट विल इंक्रीज, ये भी गलत है। तो जो बजट का जो बजट सरप्लस है वो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज है, कि वो इंक्रीज हो जाएगा। मैंने बताया ना आपको कि स्टेट का रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने की जो है वो उम्मीद रहेगी। तो ये समझे यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं देखिए हिमाचल जीके के पूछे गए थे यहाँ पर 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन हिमाचल जीके के इस एग्जाम में पूछे गए थे और बड़ी संभावना थी कि 10 में से 10 क्वेश्चन आप सही कर जो है वो आएंगे। बाकी 3-4 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पूछे गए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते थे, क्योंकि एक तो हमने स्मृति मंधाना, एक ये वाला क्वेश्चन भी हमने थोड़ा पढ़ा था कि कॉमन, ये जो हम क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, इन द ईयर 2026 विच कंट्रीज आर शेड्यूल्ड टू होस्ट द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। मैंने बहुत बार बताया है आपको मौखिक रूप से कि ये जो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स हो रही हैं इनको होस्ट कर रहा है कौन सा, एंटीगुआ और बारबुडा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जब भी ये पढ़ा है तो मैंने ये भी कहा है साथ में कि इनकी प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप देख लेना। तो एंटीगुआ और बारबुडा ये कंट्रीज हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग्स को जो है वो होस्ट किया 2026 में करेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन 2026 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट पैसेंजर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रोड एक्सीडेंट एंड द राइट टू सेफ ट्रेवल ऑन हाईवेज फ्रॉम द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के विरुद्ध यात्रियों की सुरक्षा तथा राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा का अधिकार ये जो है वो भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। तो कौन से मौलिक अधिकार का ये हिस्सा है, तो ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। करंट अफेयर्स में देखना, शायद P80 कर पार्ट है वो, एग्जैक्टली मुझे यहाँ ध्यान नहीं, परंतु उसी पार्ट में हमने वही क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। पहला क्वेश्चन उस पार्ट में ये था कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो C जोसेफ जो है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन हमने यही पढ़ा था कि राइट टू सेफ ट्रैवल जो है वो फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया है कौन से आर्टिकल के तहत, तो वो आर्टिकल नंबर 21 के तहत जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। कौन सा, आर्टिकल नंबर 21 के तहत ये रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये हमने स्पष्ट तौर पर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है।
इसको अगर एग्जैक्टली आपने ढूंढना होगा ना तो P79 पार्ट में इसको ढूंढना। करंट अफेयर का P79 पार्ट है, 16 मई 2026 को हमने ये वीडियो डाली थी, उसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन 2026 विच रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट इंडियाज नेशनल एम्प्लॉयमेंट रेट हैड इंक्रीज्ड टू 56.35% विद द फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट एक्सीडिंग दैट ऑफ मेल्स। तो बोलते हैं कि 2026 की कौन सी रिपोर्ट के अनुसार बोलते हैं ये रेखांकित किया गया है कि भारत की जो राष्ट्रीय रोजगार दर है वो बढ़कर 56.35% हो गई है और महिलाओं की बोलते हैं रोजगार दर पुरुषों से अधिक है। तो ये कहां पर पता चला? ये पता चला इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 में। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 है जिसमें ये बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एन आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइज अ सेटलमेंट कंटेनिंग स्टैंडर्डाइज्ड बेक्ड ब्रिक कवर्ड ड्रेन एंड सेवरल डोमेस्टिक वेल्स। दीज फाइंडिंग प्रोवाइड एविडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्होंने किस चीज़ की एविडेंस हमें दी है? देखिए ये सारी चीज़ें हड़प्पन काल से जुड़ती हैं और वहाँ पर ये पता चलता है कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर था, अर्बन सेटलमेंट वहाँ पर थी। तो सिस्टमेटिक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविक प्लानिंग की हमें वहाँ से जानकारी जो है वो मिलती है। पकी हुई ईंटें वहाँ पर मिली, नालियाँ, घरेलू कुएँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिली। आगे बोलते हैं लिबरलाइजेशन इन इंडिया इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो बोलते हैं कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस विशेषता से सबसे अधिक संबंधित है? तो अगर हम लिबरलाइजेशन उदारीकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? सबसे पहले बोलते हैं कि रिडक्शन इन रेस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों में कमी, या फिर ग्रेटर रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की व्यापार और औद्योगिक निवेश का अधिकतम विनियमन करना, उनको जो है वो ज़्यादा रेगुलेट करना, या फिर एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप इन प्रोडक्टिव सेक्टर की गवर्नमेंट के जो हिस्सेदारी है वो ज़्यादा होनी चाहिए उत्पादक क्षेत्रों में, या फिर इंक्रीज इन स्टेट कंट्रोल ओवर प्राइवेट एंटरप्राइजेस की निजी उद्यमों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। लिबरलाइजेशन की जब बात की जा रही है तो लिबरलाइजेशन हमेशा बात करता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम किया जाए। तो रिडक्शन इन रेस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यही सही डेफिनेशन हो जाएगी भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की। ये सबसे अच्छी विशेषता इसकी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ सेडिमेंट डिपोजिशन बाय द मेजर हिमालयन रिवर्स ओवर 1000 ऑफ द ईयर्स। तो बोलते हैं भारत के बोलते हैं विशाल उत्तरी मैदान की निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक विशेषता प्रमुख हिमालय नदियों द्वारा हजारों वर्षों में तलछट के निक्षेपण का परिणाम है? तो फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव एल्यूवियल प्लेन्स, या फिर फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट एंड सैंड्स ड्यून्स, या फिर डेवलपमेंट ऑफ वॉल्केनिक प्लेट्यूज, या फिर इमरजेंस ऑफ कोस्टल प्लेट्यूज। देखिए अगर हम बात करते हैं कि कौन सा नेचुरल फीचर ऐसा है ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन का इंडिया में जो जिसके कारण जो है वो बोलते हैं मेजर नदियां जो हैं बोलते हैं रिजल्ट ऑफ द सेडिमेंट डिपोजिशन बाय द मेजर हिमालयन रिवर्स ओवर 1000 ऑफ द ईयर्स। तो हमारी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव एल्यूवियल प्लेन्स की विस्तृत जलोढ़ मैदानों का जो निर्माण हुआ है वही एक विशेषता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। तो एक तो हमने पढ़ा है कि आर्टिकल नंबर 243 उसके साथ डील करता है, परंतु उसमें अलग अलग पार्ट आगे चलकर आते हैं। अब देखिए जब भी हमने जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 11th शेड्यूल मैंने आपको बताया है तो 3 बातें आपको स्पष्ट तौर पर बताई गई हैं। एक कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज से डील करती है, या फिर ये जो 11th शेड्यूल है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। 11th शेड्यूल में टोटल 29 मैटर आते हैं, एक बात हमने ये क्लियर पढ़ी है। और तीसरी बात हमने पढ़ी है कि आर्टिकल नंबर 243G जो है वो डील करता है पंचायती राज से। तो इसका ऑप्शन बी स्पष्ट तौर पर सही आंसर था। जब भी 11th शेड्यूल पढ़ा गया है 12th शेड्यूल भी साथ में पढ़ा गया है। इसमें भी हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ी है, 18 मैटर इसमें आते हैं ये हमने पढ़ा है, और एक हमने आर्टिकल 243W कर जो है वो यहाँ पर पढ़ा है। तो ये बातें साथ में याद रखनी है, साथ में एग्जाम में पूछी भी जाएंगी, सही होनी चाहिए। आगे बोलते हैं यहाँ पर इन अ पी प्लांट एक्सपेरिमेंट
2 tall plants produce some dwarf offspring, what does this indicate about the genetic makeup of the parent plants? तो एक तो इन्होंने ना साइंस का पूरा स्टैंडर्ड ही बदल दिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन साइंस के जो है पूछे जा रहे हैं कि क्या है ना। बोलते हैं मटर के पौधे के एक प्रयोग में 2 लंबे पौधे कुछ बोनी संतति उत्पन्न करते हैं, यह जनक पौधों के आनुवंशिक संगठन के विषय में क्या संकेत देता है? बोलते हैं अब देखिए यहाँ पर मटर के पौधों की बात की गई है, उनका एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें यह हुआ कि जो 2 लंबे लंबे पौधे हैं मटर के, वो एक छोटा पौधा जो है वो उत्पन्न करते हैं। अब बोलते हैं ये क्या इंडिकेट करता है उनके जेनेटिक्स के बारे में। तो पहले बोलते हैं कि टॉल पेरेंट प्लांट्स कैरी ओनली डोमिनेंट एलील्स फॉर द हाइट्स, या फिर बोथ पेरेंट प्लांट्स कैरी 1 रिसीसिव एलील फॉर द डॉर्फनेस, कि दोनों जनक पौधे बोनेपन के लिए एक अप्रभावी युग्म विकल्पी वहन करते हैं। आगे बोलते हैं अ न्यू म्यूटेशन काउज्ड डॉर्फनेस इन द ऑफस्प्रिंग, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर मेड 1 पेरेंट अपीयर टॉल। तो यहाँ से देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, 2 लंबे पौधे जो हैं वो बौना पौधा जो है वो दर्शाते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि उनका जो है प्रोडक्शन जो हुआ था वो थोड़ा हाइब्रिड था। तो यहाँ पर ऐसा संकेत हमें मिलता है कि बोथ पेरेंट्स प्लांट कैरी 1 रेसिसिव एलील फॉर द डॉर्फनेस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ड्यू टू विच फिनोमिनन डज इट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। ये फिर भी थोड़ा आसान है। बोलते हैं कि जब यहाँ पर बोलते हैं जब एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस परिघटना के कारण वह विभिन्न रंगों में जो है वो विभाजित हो जाता है। सबसे पहले बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल रिफ्लेक्शन, नहीं इसके कारण नहीं होता। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इसके कारण भी नहीं होता। तो साइंस में ये सिंपली चीज़ हम पढ़ते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ये होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये तो आसान था थोड़ा। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस व्हाट इट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये किस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट केस में जो है बात की गई, केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं स्टूडेंट हीट्स कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑब्जर्व दैट रेडिश ब्राउन सॉलिड ग्रेजुअली टर्न्स अ ब्लैक, विच एक्सप्लेनेशन करेक्टली डिस्क्राइब दिस ऑब्जर्वेशन। तो एक विद्यार्थी जो है वो तांबे के चूर्ण को वायु की उपस्थिति में गर्म करता है और देखता है कि जो तप्त है भूरा ठोस धीरे धीरे काला हो गया, और बोलते हैं कौन सा स्पष्टीकरण इस अवलोकन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें ये पता चलता है कि कॉपर कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि तांबा ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिलता है और कॉपर ऑक्साइड जो है वो बनाता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकरिंग इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन। तो फोटोसिंथेसिस, ये तो आसान था क्वेश्चन। इसमें तो मतलब एक क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछ लिया गया था, 1 या 2 क्वेश्चन साइंस के, बाकी आसान ही थे, करने लायक थे। आगे बोलते हैं जी, आगे है हमारे पास यहाँ पर ये सेंटेंस आपको प्रॉपरली बनाना है। तो इसमें क्या बोलते हैं, द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड विद केयरफुली चूजन एग्जाम्पल्स द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट टू द अटेंटिव स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा द इंट्रिकेट रिलेशनशिप, सबसे पहले क्यू आ जाएगा, बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट उसके बाद जो है वो आर आ जाएगा, और उसके बाद द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड ओ आ जाएगा, प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड विद केयरफुली चूजन एग्जाम्पल्स, आर ओ के बाद जो है वो पी आ जाएगा, टू द अटेंटिव स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास लास्ट एस आ जाएगा, क्यू आर ओ पी एस, ऑप्शन ए में जो है वो दिया गया है, यही सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं चूज द प्रोवर्ब दैट बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइंड फ्रेज। तो बोलते हैं ही बिलीव्ड दैट लैक ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑफन लीड्स टू मिसचीफ एंड ट्रबल। तो इसमें लैक ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑफन लीड्स टू मिसचीफ एंड ट्रबल, ये जो है वो अंडरलाइन किया गया है। तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी अच्छे काम या फिर कोई भी काम नहीं करते, मतलब खाली दिमाग शैतान का घर, इतना आप समझ लीजिए।
ठीक है, ये इसका मतलब जो है वो हुआ। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर सॉलिटरी का जो है वो साइनोनियम बताना है। तो ये पहले भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है सॉलिटरी की। सॉलिटरी पहले तो पता होना चाहिए होता क्या है, कि सॉलिटरी का मतलब क्या है। तो सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। तो ये साइनोनियम सिमिलर वर्ड इसका बताना है। क्राउडेड तो नहीं होगा, एलोन, पॉपुलर, बिजी, एलोन इसका हो जाएगा। सिमिलर वर्ड ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट वन वर्ड टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। बोलते हैं अ पर्सन हु अपोजिज और फाइट्स विद अनदर इज कॉल्ड। तो उसको जो है वो क्या बोलेंगे, उसको जो है वो एडवर्सरी जो है वो बोलेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर इसका है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द न्यू डॉक्यूमेंट इम्प्रेस्ड मी विद इट्स डैश सिंप्लिसिटी। विद इट्स यहाँ पर एलिगेंट हो जाएगा, एलिगेंट सिंप्लिसिटी। ऑप्शन इसका जो है वो बी सही आंसर जो है वो है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। रीजनिंग के क्वेश्चंस वाली पीडीएफ में आपके साथ जो है वो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है टेस्ट सीरीज पर शेयर कर देंगे। अदरवाइज कुछ एक एग्जाम्स की पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर भी शेयर की है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, वहाँ पर देखना पीडीएफ्स। हाँ, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए भी आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये टेस्ट सीरीज हेल्पफुल रहने वाली है। दूसरी ओर अगर आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी पंचायत सेक्रेटरी जैसे एग्जाम के लिए तो पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से आप इन टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। स्लॉट 4 में जुड़ेंगे तो इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी एक ही टेस्ट सीरीज में आप कर पाएंगे। दूसरी ओर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें जो हैं वो निकली हुई हैं। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है द लीस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो लीस्ट फॉरेस्ट एरिया आपको बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर कर जो है वो बता दीजिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है। पिछले कल हमने शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पढ़ा था। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।